Welcome to VM Global, Forex Learning Third Free Class by VM Global. हाँ जी, नो स्टार्ट आज के लेक्चर कदरे कुछ आज के लेक्चर में कुछ पुरानी चीजें होंगी और थोड़ा सा हम लोग कल एक मिस ने कहा था कि चीजें दोबारा बता दें, तो मैंने उस टाइम कहा था कि हम इसको कल दोबारा थोड़ा सा जो है ना वो रिपीट कर लेंगे ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। हाँ जी, तो कल हम लोग एक सिंपल डिस्कस कर रहे थे चीजों को। जी कसम स्टार्ट करते हैं, मेरा ख्याल है इट्स इनफ 9-10 हो रहे हैं। जी उस्मान भाई करें आप स्टार्ट। तो इट्स इनफ, बल्कि आज तो खैर थोड़ा सा वेट कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम होपफुली जो टाइम है 9:30 एग्जैक्ट हम 9:31 पे इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम फर्दर वेट इंशाल्लाह हम लोग नहीं करेंगे। हाँ जी, कल हम लोग सिंपल एक चीज को डिस्कस कर रहे थे कि बाय एट लो एंड सेल एट हाई। सिंपल सी हम लोगों ने कल थ्योरी डिस्कस की थी और उसके मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताया था कि सारी गेम ही यही है कि हाउ वी डिटरमाइन के बाय एट लो तो वो लो पॉइंट कौन सा होगा और सेल एट हाई तो वो मार्केट का हाई पॉइंट कौन सा होगा। अगर एक मार्केट 50 पे है और वो गिर के 40 पे आ गई है और बड़ी शार्पली मार्केट गिर रही है, 40 से 30 पे आ गई है और 30 से 20 पे आ गई है, तो हमने ये तो पता है कि बाय एट लो, तो वो लो कौन सा है ये हमें जो है वो अंदाजा नहीं। तो ये तो एक सिंपल सी एक क्यूरी थी कल। तो आज हम थोड़ा सा मैं करेंसी पेयर को थोड़ा सा जो है ना आज थ्योरी के साथ लेके जाना चाह रहा हूँ। वन ऑफ out of two the currencies that first is known as the base currency. Suppose हम लोग यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहे हैं, तो जो करेंसी पहले आ रही है वो उसकी बेस करेंसी है और ये यूरो यूएसडी के लिए नहीं है। ये कोई भी पेयर ले लें या आप कोई भी पेयर ले लेंगे, जीबीपी यूएसडी ले लें, जीबीपी जेपीवाई ले लें, यूएसडी जेपीवाई ले लें, यूएसडी सीएचएफ ले लें, मतलब कोई भी करेंसी पेयर जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो जो पहला है वो हमारी बेस करेंसी है और जो सेकंड है वो हमारी क्विक करेंसी है। नहीं तुम्हें लेके जाएगा, पैसे मेरे पास हैं, तुम्हें लेके जाएगा। अभी नहीं, ठहर के जाना है, ठहर के जाना है। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट वेट कीजिएगा, मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेक्शन क्लास कर दिया जरा। मैं आता हूं मीटिंग का, मैं क्लास का मीटिंग करना, मैं होते हैं आफ्टर क्लास वी कैन डिस्कस। ओके हां हाँ जी, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो कोई भी करेंसी पेयर को, किसी भी करेंसी पेयर को हम लोग जो है ट्रेड करेंगे तो जो हमारी पहली है वो बेस करेंसी है, जो सेकंड है हमारी क्यू करेंसी है। तो जब हम किसी भी करेंसी को ट्रेड करेंगे तो द बेस करेंसी इज ऑलवेज वर्थ 1 यूनिट। तो जो भी बेस करेंसी होगी जो उसकी वर्थ है वो 1 यूनिट हम लोग कंसीडर करेंगे। सो इन द एग्जांपल अबव, जैसे कि प्राइस चल रही है, सपोज जीबीपी यूएसडी की प्राइस चल रही है 1.6542, तो इसमें जो यूनिट है वो 1 है। जीबीपी जो यूनिट है वो 1 जो है वो कंसीडर हो रहा है। और सेम एज अगर हम लोग ट्रेड कर लेते हैं यूरो को, तो यूरो है सपोज 1.3547, तो जो पॉइंट से पहले है जो हमारा बेस करेंसी है वो क्या कंसीडर होगा, वो 1 यूनिट। तो ये हमारे पास चीजें हैं। एज अ करेंसी इज वैल्यूड बाय इट्स रिलेशनशिप,
ये काइंडली, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, ये वाला जरा दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये इस थ्योरी के बाद मैं इसको ये जो हाँ, ये मैं अब जो नेक्स्ट थ्योरी पे जा रहा हूँ ना, इसके बाद मैं उस तरफ आ जाता हूँ। एज अ करेंसी इज वैल्यूड बाय इट्स रिलेशनशिप, करेंसी हमेशा जो है वो रिलेशनशिप के अगेंस्ट ट्रेड होती है बाय अनदर करेंसी, किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट। इस चीज को मैंने पहले भी बताया था कि आपने जब किसी चीज को कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर में हमेशा दो चीजें आती हैं, कोई सिंगल चीज सिंगल से कंपेयर नहीं हो रही होती। तो मैं अगर सपोज पेप्सी पी रहा हूँ और मैं कहूँ कि पेप्सी ही बेटर है, और पेप्सी को किसी दूसरे सेकंड ग्लास भी मैं पेप्सी का पी रहा हूँ और मैं दोनों ग्लास पेप्सी के सामने रख के कंपेयर कर रहा हूँ कि इसमें से अच्छा कौन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी किसी नतीजे तक पहुंच सकूंगा। तो कंपेयर करने के लिए हमेशा दो चीजों का होना लाजमी है। जैसा कि मैं अगर आपसे सिंपल मैं एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी 1 रुपया कितने रुपए के बराबर है, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। जब मैं पाकिस्तानी 1 रुपया डॉलर के मुकाबले में लेके जाऊंगा तो इसका स्पेसिफिक समथिंग एक आंसर होगा जो कि आपका कोई भी जवाब दे रहे होंगे। तो एज अ करेंसी इज वैल्यूड बाय इट्स रिलेशनशिप विद अनदर करेंसी व्हेन द वैल्यू ऑफ वन गोज अप। अब इसमें जब एक की प्राइस हाई होगी तो दूसरे की प्राइस डेफिनेटली जो है वो कम होगी। जब जो दो चीजें कंपटीशन में आती हैं, अगर मैं उसको लोकल थोड़ा सा और आसान कर दूं, तो जब दो चीजें कंपटीशन में आ जाती हैं तो कंपटीशन में दोनों की प्राइस सेम नहीं रहती। तो डेफिनेटली compete करने के लिए क्या होता है कि अगर एक चीज मार्केट में 10 रुपए की है और उसका अगर कंपटीटर मार्केट में है तो वो प्राइस 14 की देगा या 16 की देगा। इन द मीन वाइल क्या होगा कि अगर वो 16 की है तो वो 17 नेक्स्ट की जो है ना प्राइस हायर हो जाएगी। इसकी एग्जैक्ट सेम थ्योरी हमें सही मिलेगी जब हम जिस दिन मैं क्रूड ऑयल को डिस्कस करूंगा, तो ये चीज वहां पे आपको सेम एप्लीकेबल होती हुई नजर आएगी, और जो प्राइस शार्पली डाउन आए थे उसमें इसमें आप लोगों का अंदाजा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कि कंपटीशन में जब आप कंपटीशन में जा रहे होते हैं तो प्राइस दोनों चीजों की जो है वो सेम नहीं रहती। अगर एक अप जा रही है तो दूसरी डाउन जा रही है, अगर दूसरी डाउन जा रही है तो पहली जो अप जा रही है। तो the aim for a trader is to buy the currency they think is going to get relative stronger। अब हमारा एम क्या है कि हमने वो चीज बाय करनी है जो स्ट्रॉन्ग हो रही है, और वो चीज सेल करनी है जो कि वीक हो रही है। अब कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग हो रही है और कौन सी चीज वीक हो रही है, किन फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग हमारी वो चीज स्ट्रॉन्ग या वीक हो रही है। तो जो नेक्स्ट वीक में हम जाएंगे मंडे से, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाएंगे पूरा वीक, तो उसमें ये चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। तो हमारा एम ये है कि हमने उस चीज को बाय करना है कि जो स्ट्रॉन्ग या वीक हो रही है। When entering into a trade, whatever you are buying or selling, the direction will always lead to the first। लेकिन सबसे पहली चीज है कि डायरेक्शन। अगर कोई चीज सपोज हम ले लें कि एक चीज खाली गोल्ड को ले लें कि गोल्ड कंटिन्यूसली अगर अप जा रहा है और मैं अगर मार्केट में सेलिंग साइड पे एंटर हो जाता हूं, या इन शॉर्ट आप ऐसे ले लें कि आपने जाना जो है वो मुल्तान से इस्लामाबाद है और आप मुल्तान से बैठ जाते हैं कराची वाली बस पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी भी इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे। तो क्योंकि हमारी डायरेक्शन ही रॉन्ग हो गई। तो डायरेक्शन सेम करने के लिए कि अगर मार्केट में बाय साइड है तो हमें बहती हुई नहर के साथ बाय साइड में जाना चाहिए, और अगर मार्केट सेल में है तो हमें मार्केट सेलिंग साइड में एंटर होना चाहिए। और हमारी जितनी भी स्टडी है वो अगर हम अप्लाई कर लें तो डायरेक्शन हमेशा आपकी मैटर करेगी कि डायरेक्शन आप कौन सी चूज कर रहे हैं। तो डायरेक्शन आपकी जो है वो सेम टू सेम होनी चाहिए। अभी इसने कहा एक चीज को रिपीट कर दें तो उसकी मैं थ्योरी के साथ आ जाता हूं। द बेस करेंसी इज ऑलवेज वर्थ 1 यूनिट। जो भी हमारी बेस करेंसी होगी जो उसकी वर्थ है वो 1 यूनिट में होगी। अगर वो अपना 1 यूनिट से डाउन आ जाती है तो उसे हम लोग पैरिटी फिगर कहते हैं। मैं अभी उस एंगल में नहीं जाना चाह रहा, वो अभी आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होगी, लेकिन बस सिंपल इतना अंडरस्टैंड कर लें कि जो हमारी बेस करेंसी है उसकी जो वर्थ है वो 1 यूनिट के बराबर होगी, उसकी जो वर्थ है वो 1 यूनिट होगी। तो अगर इसकी थ्योरी में जाएंगे तो बेस करेंसी इज ऑलवेज वर्थ 1 यूनिट। सो इन द एग्जांपल
1 पाउंड इज वर्थ, तो जो 1 पाउंड है वो 1.6542 के बराबर है। यहाँ भी इसको अगर डेप्थ में ना भी कंसीडर करें, बस सिंपल और सा ये देख लें कि जो बेस करेंसी है उसकी जो वर्थ है वो 1 यूनिट होगी। आप किसी से अगर डिबेट करते हैं या कोई भी क्वेश्चन करता है तो कि बेस करेंसी की वर्थ कितनी होती है, तो सिंपल आंसर इज दैट कि जो हमारी बेस करेंसी है जो उसकी वर्थ है वो 1 यूनिट होगी। बाकी कल का हमारा थोड़ा सा था कि जो एक क्वेश्चन आया था कि उसको रिपीट कर दें, तो मैं अब 4 to 5 मिनट्स में उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सिंपल इज दैट कि हमने कल स्टैंडर्ड लॉट, 1 CFD और माइक्रो लॉट को हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। जैसे कि भी अपने काशिफ साहब ने भी कहा कि मैंने 3 माइक्रो लॉट्स ट्रेड की हुई हैं, तो अब एक नॉर्मल लेमैन को नहीं पता कि माइक्रो लॉट जो है वो कितनी होती है। तो इसको सिंपल इन शॉर्ट इस तरह से आप देख लें कि एक स्टैंडर्ड लॉट में 10 CFD होती हैं और एक CFD में 10 माइक्रो लॉट्स होती हैं। यानी कि अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट को ट्रेड कर रहे होते हैं, तो अगर हम 10 CFD को ट्रेड करेंगे तो हमारी एक स्टैंडर्ड जो है वो लॉट बनेगी, और उसके अगेंस्ट अगर हम लोग 100 माइक्रो को ट्रेड करेंगे तो हमारी एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो इसमें ये चीज आपके सामने आएगी कि आप सिंपल अगर नोट डाउन कर लें, जैसा कि शुरू की क्लासों में आप देखते थे कि 1 किलोमीटर में कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो हम लोग छोटी क्लासों में देखते थे और बाज़ वक्त जो कंफ्यूज हो जाते थे। तो इसमें वही चीज है, अगर मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट करनी है तो उसमें 10 CFDs होंगी। यहाँ डायरेक्टली आप 1 स्टैंडर्ड लॉट कर लें, यहाँ एक CFD के साथ 10 कर लें और माइक्रो लॉट। असल चीज है कि हमारा डे टारगेट कि व्हाट इज आवर डे टारगेट, कि हमारा जो है वो डे टारगेट कितना है। अब अगर मेरे अकाउंट का साइज $5000 है, मेरे अकाउंट का साइज $10,000 है, तो मैंने कितनी क्वांटिटी से मार्केट में एंटर होना है, और अगर मेरा अकाउंट साइज $200 है या $300 है, तो उसके अगेंस्ट मैंने कितनी क्वांटिटी के साथ जो है वो मार्केट में एंटर होना है। असल इस सारी CFD को, स्टैंडर्ड लॉट को समझने का बेसिकली मकसद ये है कि अगर मैंने $100 मार्केट में डिपॉजिट कराया है, तो मैं अगर उसमें एक CFD ले लेता हूँ, तो या तो मैं एक झटके में अमीर हो जाऊंगा या मैं एक झटके में गरीब हो जाऊंगा। तो ये जस्ट आपका जो पिप साइज कैलकुलेशन है, ये जस्ट आपकी उस जमाने में जाएगी कि अगर मेरा अकाउंट साइज $200 है, तो उसमें मैंने मैंने स्टैंडर्ड लॉट का 100वां हिस्सा ट्रेड करना है, और अगर मेरे अकाउंट का साइज जो है वो $2000 है या $3000 है, तो मैंने एक CFD को ट्रेड करना है, और अगर मेरे अकाउंट का साइज $5000 या $5000 प्लस है, तो उसके अंदर मैं 2 CFD भी कर सकता हूँ, मैं हाफ लॉट भी कर सकता हूँ या 1 स्टैंडर्ड भी कर सकता हूँ। ये डिपेंड कर रहा होता है कि मैंने रिस्क कितना लेना है। इसमें जो आपकी जो कंप्लीट आपकी जो स्टडी के साथ जो सारी की सारी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी अप्लाई हो रही होती हैं आपकी क्वांटिटी के ऊपर, कि हमने क्वांटिटी कितनी अप्लाई करनी है। इसमें असल चीज है, जब हम क्वांटिटी को मैं थोड़ा सा इस तरह से भी एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम मार्केट में अपनी चार्टिंग कर रहे होते हैं, जब हम अपने लेवल्स मार्केट में निकाल रहे होते हैं, तो हम लोग उसमें ना अपने 3 लेवल निकालते हैं, जिसे हम लोग S1, S2, S3 यानी कि स्पॉट 1, स्पॉट 2, स्पॉट 3, और इसी तरह से R1, R2, R3, रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास ये होती है कि अगर मार्केट 50 पे ट्रेड हो रही है और 50 से मार्केट गिर के अगर नीचे आ जाती है, तो नीचे मार्केट किस लेवल को आके टेस्ट करेगी। जैसा कि आप पैसे ले लें कि आप अगर पहली फ्लोर पे खड़े हैं, तो आप अगर पहली फ्लोर से अगर जंप करते हैं तो आप डेफिनेटली आके जमीन पे हिट होंगे, क्योंकि आपकी जो नीचे की जो सपोर्ट है वो अर्थ है। और इस तरह से अगर आप सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं, सेकंड फ्लोर से अगर आप जंप करते हैं और अगर दरमियान में फर्स्ट फ्लोर की अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस या कोई ऐसी चीज नहीं आ रही, तो आप डायरेक्ट तब भी नीचे डायरेक्ट जो है वो जाके जमीन पे जो है वो हिट होंगे।
तो सिंपल इज दैट कि जब मार्केट किसी लेवल से जब गिर रही है तो किस लेवल को होल्ड करती है, और जब मार्केट अप साइड पे जा रही है तो उसको ऊपर से कौन सी चीजें जो वो फेस करनी पड़ रही है। तो ये हम जब अपने लेसन में जाएंगे तो उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। बस सिंपल आपने जस्ट ये ध्यान में रखें कि जब हम मार्केट में चार्टिंग करते हैं तो हम लोग 3 लेवल निकालते हैं, जिसे हम लोग S1, S2, S3 या R1, R2 और R3 के नाम से जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये S1, S2, S3 क्या है? वही चीज आ रही है कि अगर यहाँ तो एक आपकी टेक्निक हमारी मार्केट में ये होती है कि जब आप मार्केट में एंटर होते हो और अगर आप एक चीज को ट्रेड कर रहे हो, अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा सा जरा अच्छे से फोकस कर लीजिएगा या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैंने आज के दिन में 5 ट्रेड्स प्लान किए हैं ना, कि मैंने आज अपनी मार्केट में रिसर्च अप्लाई की और अगर मैंने 5 ट्रेड्स प्लान किए हैं और मैंने अपना हर ट्रेड में रिस्क फैक्टर रखा है $3 का और मैंने उसमें अपना जो प्रॉफिट मार्जिन रखा है वो रखा है $9 का, यानी कि मैं मार्केट में काम कर रहा हूं 1/3 के साथ। 1/3 के साथ मीन्स कि आप मैंने पहली ट्रेड प्लान की और उसमें मैंने लॉस करना है $3 का और प्रॉफिट गेन करना है $9 का। ओके हो गया। सपोज मैंने ट्रेड की, मेरा $3 का नुकसान हो गया। मैंने मार्केट में सेकंड ट्रेड प्लान की, उसमें भी मेरी स्टडी फेल हो गई, मैंने उसमें भी अपना $3 का नुकसान कर लिया। सपोज आप कह लें कि मैंने आज मार्केट में जो रिसर्च की, मैंने 5 ट्रेड्स प्लान की और मेरा नॉलेज पूरे का पूरा ही फेल हो गया और मेरी पांचों की पांचों ट्रेड्स ही नुकसान में चली गई, तो डे एंड पे मैं $15 के नुकसान में होऊंगा। 5 ट्रेड्स प्लान की और मैं ये 5 स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहा, ये मिनी CFD और उसके अगेंस्ट है, लेकिन आप सिर्फ इतना फोकस करें। जब आप MT4 की वर्किंग पे जाएंगे तो तब इसको प्रैक्टिकली जो है वो थोड़ा सा करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि मैंने 5 ट्रेड्स प्लान की और हम लोगों ने पांचों की पांचों ट्रेड्स में नुकसान किया, और अगर हम लोग 100% हमारी जो है वो एफिशिएंसी नहीं है, अगर हम अपनी एफिशिएंसी को 50-50 पे ले जाते हैं, 50-50 पे मीन्स के हमने 6 ट्रेड्स प्लान की और हमारी वर्किंग 50-50 है, 3 में हमें नुकसान हो गया और हमें 3 में प्रॉफिट हो गया। हम अपनी वर्किंग एक्यूरेसी को, वर्किंग कैपेबिलिटी को 50-50 कर देते हैं। तो मैंने 3 में नुकसान किया, मुझे 3-3-3 की रेशियो से मुझे $9 का लॉस हो गया और मैंने 3 में प्रॉफिट गेन किया, तो 27 मैंने प्रॉफिट गेन किया, 3 में लॉस किया, तो डे एंड पे मैं $18 प्रॉफिट में होऊंगा अगर हमारी वर्किंग कैपेसिटी 50-50 की है। और अगर हम लोग अपनी वर्किंग कैपेसिटी को 70-30 कर देते हैं कि अगर हमारी वर्किंग कैपेसिटी आज 70-30 रही है, 70% हमारी फेवर में नहीं रही और 30% हमारी फेवर में रही है, तो फिर भी आप देख लें 6 ट्रेड्स प्लान किए हैं, 4 आपके नुकसान में चली जाती हैं तो आप $12 का लॉस कर रहे हो, और अगर 2 आपकी फेवर में आती हैं तो $18, 18 माइनस 12 नेट डे एंड पे आप तब भी $6 प्रॉफिट में होंगे। तो ये वर्किंग स्ट्रेटेजी है वो चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन में मैंने 100% प्रॉफिट गेन कर लिया और किसी एक दिन में मैंने 100% लॉस कर लिया। मैंने डे फर्स्ट पे आप लोगों को कहा था कि ये कोई रिच कोटा स्कीम नहीं है कि बस हमने फंड डाल दिया और डे मंथ एंड पे मैंने $1000 डाला, मंथ एंड पे मुझे $2000 मिल गया, तो रिच कोटा स्कीम नहीं है। इसके पीछे 24 आवर्स की आपकी बहुत वर्किंग है, और अगर आप लोग वर्किंग नहीं करते तो प्रॉपर एक टीम होती है कि जो 24 आवर्स वर्किंग करके जस्ट आपको बता देती है कि आपने यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है। आपके उसके बिहाइंड पे कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता कि आपने जस्ट टीम से राब्ता किया कि जी गोल्ड कहाँ बाय करना है या यूरो कहाँ बाय करना है। तो ये चीजें मतलब अब कि अगर आपकी वर्किंग उस टीम की वर्किंग अगर 80-20 भी है या 70-30 भी है, किसी एक दिन में हमारी वर्किंग जो कैपेसिटी है वो 100% भी आ जाएगी, तो डे एंड पे हम हाईली अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएंगे। और जिस दिन हमारी वर्किंग 50-50 कह लें या 70-30 कह लें, फिर भी हम डे एंड पे $5 से $6 जो है वो प्रॉफिट में होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि अगर आपने
रियलाइज कर लिया है कि ये ट्रेड मैंने रॉन्ग लगाई है। देखिए मार्केट के साथ कभी भी आप जिदबाजी नहीं कर सकते। $20 ट्रिलियन की मार्केट है और हाईली मतलब एक अब कहने के एक बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट है कि जिसका अमेरिकन 3 इयर्स का बजट जो है वो $20 ट्रिलियन को मीट कर रहा होता है। तो उस मार्केट से आप जिद नहीं लगा सकते। अगर आपने इंसान है, अगर आपकी रिसर्च सही या गलत दोनों है, अगर आपने रियलाइज कर लिया कि मैंने मार्केट में रॉन्ग ट्रेड लगाई है, तो आप अपनी गलती को एडमिट करें, शॉर्ट टाइम पे मार्केट से अपना लॉस बुक करें और मार्केट से निकल जाएं। अगर एक दिन में आपने $10 का नुकसान किया है तो नेक्स्ट डे आप $10 को कवर कर सकते हो। 10, 12, 20, 25, 30 सफिशिएंट जो भी है। और अगर आपका अकाउंट साइज $1000 का है और अगर एक दिन में आपने $300 का नुकसान कर लिया या $400 का नुकसान कर दिया है, तो वो नुकसान कवर होने में भी टाइम लग जाएगा और मेरा नहीं ख्याल कि वो लॉस आप इजीली कवर कर पाएंगे। मेरा 12 इयर्स का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपने एक हैवी लॉस कर लिया है $1000 के अकाउंट पे, अगर आपने $500 का लॉस कर लिया है, तो उस लॉस को जल्दबाजी कवर करने के चक्कर में आप फर्दर मार्केट में अपना लॉस करते जाएंगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए बेटर ही यही है कि आप अपना मार्केट में एंट्री साइज ही इतना रखें कि आपको हैवी लॉस जो है वो बियर ना करना पड़े। तो अभी अब पिप कैलकुलेशन थी हमारे पास थोड़ी सी, कल हम लोगों ने थोड़ी सी पिप कैलकुलेशन जो है वो हमने की थी। तो पिप कैलकुलेशन कैसे थी कि अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट मार्केट में बाय कर रहा हूं तो मुझे पर पिप $10 मिलेंगे और एक स्टैंडर्ड लॉट में 100 पिप होंगे। इसको अगर नोट हो कि 1 स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 100 पिप्स। एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर अगर एक हम लोगों ने कहा था कि अगर सपोज यूरो ट्रेड हो रहा है 1.10 पे, 1.10 पे, और वो 1.10 से अप मूव होके 1.11 पे आ जाता है, तो पूरा $1 मूव किया। तो जब $1 की मूवमेंट होगी तो पूरे $1 की मूवमेंट में 100 पिप्स होंगे। तो स्टैंडर्ड लॉट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो पर पिप आपको मिलेंगे $10। अगर आप एक CFD ट्रेड कर रहे हैं तो पर पिप आपको मिलेगा $1। तो ये वो चीजें हैं कि किस तरह से हमने अब मार्केट में एंटर किस तरह से होना है। तो ये अकाउंट साइज के ऊपर आपका जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि क्या साइज आपने मार्केट में रख के जो है एंटर होना है। फिर हमारी टॉप 8 मेजर करेंसी से आप लोग जो मैंने आप लोगों का लिखवाई थी कि टॉप 8 मेजर करेंसीज हमारी कौन सी हैं, और उसमें हमारे पास मेजर पेयर थे और उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट पेयर थे, इनडायरेक्ट पेयर थे और क्रॉस पेयर थे। 3 चीजें ये थी। ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। फिर हमारे पास था बुल एंड बियर। बुल मार्केट जो बाइंग साइड पे जा रही होती है वो बुल मार्केट कहलाती है और जो सेलिंग साइड पे जा रही होती है वो हमारी बियर मार्केट कहला रही होती है। फिर बेनिफिट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग थे कि हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के जो बेनिफिट्स कौन कौन से हैं वो हमारे पास आए थे। और इसके बाद अब हमारे पास आज का थोड़ा सा एक चीज आएगी कि अगर आप एक चीज को जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अब सपोज हमारा इस टाइम जो है वो यूरो USD ट्रेड हो रहा है 1.13 पे। सपोज मैं यूरो को बाय कर रहा हूं, यूरो USD, मैं यूरो को बाय कर रहा हूं और मैं USD को क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। यहां से चीज थोड़ी सी अब मतलब मैं यूरो को बाय कर रहा हूं तो मतलब है कि यूरो को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यूरो को स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि यूरो की प्राइस नीचे आनी चाहिए। अब इंटरनेशनली थोड़ा सा इस चीज को मैं इंटरलिंक कर देता हूं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान में इस टाइम डॉलर जो है वो सपोज राउंड फिगर कर लेते हैं, डॉलर 280 का है, 280 का डॉलर है। तो क्या पाकिस्तानी रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है? डॉलर जितना ऊपर जाएगा तो उतना हमारी करेंसी जो है वो डी वैल्यू होगी और डॉलर का रेट जितना नीचे आएगा उतनी हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब इस केस में मैंने 1.15 पे
मैंने अगर यूरो को बाय किया है तो यूरो को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब यूरो को 1.15 से 1.14 पे आना चाहिए। 1.6 पे जाएगा तो वो वीक हो रहा होगा। तो जब यूरो 1.15 से 1.14 पे आएगा तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यूरो बाय किया तो डॉलर उतना वीक होगा तो यूरो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये वही बात आ गई जो जहां से मैंने आज का लेसन स्टार्ट किया था कि जब आप कंपेयरिंग में करेंसीज को ट्रेड कर रहे हैं तो एक करेंसी वीक होगी तो दूसरी स्ट्रॉन्ग होगी, दूसरी स्ट्रॉन्ग होगी तो पहली वीक होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो साथ के साथ चल रहे हैं। अब वही लॉजिक एग्जैक्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ यूरो यूएसडी के पेयर में कि अगर मैं यूरो यूएसडी पेयर को ट्रेड कर रहा हूँ, यूरो बेस करेंसी है और यूएसडी उसके अगेंस्ट ट्रेड हो रहा है, और अगर मैं तो बाय उस्मान भाई, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। ये आपने कहा जी यूरो जो है ना, अगर हम यूरो बाय कर रहे हैं तो आपने कहा जी अगर वो नीचे होगी तो स्ट्रांग होगी, ये कैसे? यूरो यूएसडी आप क्रॉस में ट्रेड कर रहे हो, जी यूरो का पेयर इस टाइम अगर 1.15 पे ट्रेड हो रहा है, 1.15 पे ट्रेड हो रहा है, मैंने अगर यूरो को बाय किया है मतलब उसके अगेंस्ट मैंने यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर को सेल किया है। नहीं, यूएसडी तो सेल किया है ना। अगर अब जो मैंने बाय किया है तो वो जो मैंने चीज ली है एक, वो अप होगी तो मुझे फायदा होगा ना। आप होने में फायदा का भी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं सिंपल पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपने यूरो यूएसडी को ट्रेड किया है तो सपोज आपने यूरो को बाय किया है, यूएसडी को सेल किया, तो यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका अगेंस्ट आपको फायदा होगा। अब मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ जी ठीक। अभी पेयर को तो वो तो प्रैक्टिकल में लेके जाऊंगा, अभी पेयर की तरफ तो मैं लेके गया नहीं कि यूरो अगर आपने यूरो यूएसडी पेयर को ट्रेड किया है इट मींस कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो यूरोजोन की करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और उसके अगेंस्ट जो डॉलर है वो वीक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोजोन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डॉलर को वीक होना चाहिए। मेरी स्टडी ये कहती है मतलब आपने डॉलर को सेल किया है और यूरो को बाय किया है। और इसका लिंक वहां से है कि जब आप किसी पेयर में दो चीजों को ट्रेड कर रहे हैं तो अगर एक चीज आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है तो दूसरी चीज जो है वो क्या है वो वीक हो रही है। इसको फर्दर डेप्थ में से मैं भी लेके जा रहा। फिर इसके बाद हमारे पास आया था थोड़ा सा स्प्रेड कि जब आप दो चीजों को ट्रेड कर रहे हैं, दो करेंसीज को ट्रेड कर रहे हैं तो उनके अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग का जो डिफरेंस है वो हमारे पास स्प्रेड कहलाता है। और कल मैंने इस चीज को तो आप लोगों को थोड़ा सा कल बताया था कि स्प्रेड जो है वो ड्रा किसका हो रहा होता है, स्प्रेड हमारे पास चार्ज कौन कर रहा होता है। तो वो कुछ उसमें सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व थे जो हमारे स्प्रेड को जो है वो गेन कर रहे होते हैं, जिसके तहत हमारी ट्रेडिंग जो है वो सिक्योर हो रही होती है। तो ये कुछ चीजें थी जो कल से इंटरकनेक्टेड थी और कल से जो है वो कनेक्टेड थी। यहाँ तक हमारा बेसिक कदरे जो है वो इख्तिताम पजीर होता है फॉरेक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ तक आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप लोग जो है वो मुझसे अब शेयर कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी उस्मान भाई, जी जी ये जो आपने अभी इरफान ने क्वेश्चन पूछा ना आपसे, जी जी एक्चुअली उसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ कि आपने बताया 1.15 पे जब हम यूरो खरीदते हैं तो यूरो स्ट्रांग होना चाहिए डॉलर की बनिस्बत, लेकिन और आपने कहा स्ट्रांग इस सूरत में होगा जब वो 1.14 होगा। तो यहाँ से कंफ्यूजन है कि वो 1.16 होगा तो वो स्ट्रांग होगा कि 1.14 तो पीछे को जा रहा होगा। प्रैक्टिकली लेके जाएंगे ना। अभी आप जस्ट उसको ओवरव्यू करके सिर्फ इतना कंसीडर कर लें कि जब आप एक पेयर में एक चीज को ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक चीज को बाय कर रहे हैं उसके दूसरी चीज को सेल कर रहे हैं तो इट मींस पहली चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी आप इसको अगर जस्ट यहां तक ओवरलुक कर लें और बाकी वाला सिनेरियो जो है भी ड्रॉप कर दें। फॉर द मीन वाइल बाकी के सिनेरियो को ड्रॉप कर दें। ओके
जी एनीवन? जी कैसे साहब? जी उस्मान भाई, हाँ अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, बाकी इंशाल्लाह फिर कल की डेट में कंटिन्यू करेंगे। कल का टाइम जो है वो 9:30 होगा, वो दोबारा इन्हें बता दीजिए। 9:30 ओके, 9:30 कल का टाइम कर लेंगे, ठीक है ओके। फिर लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। इरफान भाई? जी ठीक है काशिफ भाई, अभी तो फिलहाल ठीक है। बाकी ये जो आप पूछ रहे थे ना यूरो के हवाले से कि यूरो स्ट्रांग होगा या वो वीक होगा, ठीक है, तो जी जी। उसको जब हम ग्राफ के ऊपर लेके चलेंगे ना तो वहाँ हाँ हाँ जी। यूरो को डॉलर के साथ जब हम यानी कि ट्रेड करेंगे ना तो वहाँ जो है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा जब प्राइस चलेगी, आपके सामने होगा कि उसमें अगर हम यूरो को बाय कर रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है डॉलर वीक होगा तो यूरो बाइंग साइड निकलेगा, रेट उसका अप जाएगा, ठीक है। अगर तो यानी कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो फिर यूरो वीक होगा, उसका रेट डाउन आएगा।